जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यपालिक एवं वरिष्ठ विकास अधिकारी कार्यपालिक ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी जान लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप लोग 10 नवंबर 2020 से लेकर 24 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। और जो आपकी एग्जाम डेट रखी गई है वो आपकी 10 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल और अदर स्टेट के लिए 560 है, SC ST OBC के लिए 310 रुपये रखी गई है। एज लिमिट आपकी 1/1/2020 तक काउंट की जाएगी जिसमें कि एज लिमिट मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। वैकेंसी यहाँ पर टोटल आपकी 863 है जिसमें कि सीनियर एग्रीकल्चरल वेलफेयर ऑफिसर के लिए 72 पद है और क्वालिफिकेशन आपसे ये मांगी है जो कि मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिग्री है। इसके अलावा रूरल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 791 पद है और अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में मांगी है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और एग्जामिनेशन सेंटर आपके ये रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के में देने वाला हूं। आपको यहां पर आना है और आने पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने जानकारी आएगी सामान्य पंजीकरण क्रमांक। तो अगर आपके पास है तो यहां पर भर दीजिए। साथ ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी। बट ये उन कैंडिडेट के लिए जो जिन्होंने ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म फिलअप किया था और यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा है। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सबसे पहले इसमें अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हो तो आपको यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके जो कैप्चा कोड दिया है ये फिलअप करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। बट अगर आप यहाँ पर नो करते हो, नो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोफाइल पंजीयन के अंदर मोबाइल नंबर फिलअप करना है और जो आपकी ईमेल ID है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है और जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और इसके बाद आपको OTP प्राप्त करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहाँ पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके OTP सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पंजीकरण करे का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन EKYC। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है। अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें EKYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर EKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम EKYC OTP द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है और फिर आपको जनरेट EKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट EKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के आपके नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास OTP आ जाए वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है जैसे कि आपका नाम। तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए।
पति या फिर पिता का नाम। तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है, और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको, क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है, ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप वैवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी वेरीफाई करने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया जा रहा है कि किस तरह का फॉर्मेट और कितने साइज में होना चाहिए। तो आपको क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी टेम्पलेट आ जाएगी। आप यहाँ से इस साइज के अंदर अपना एक इमेज लेकर के इसमें सेट कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगा देना है, जिससे कि इस टेम्पलेट के अंदर आपका जो फोटो है वो आ जाए। बेसिकली आपको ये पूरा यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें। यानी कि जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल, जिसमें कि आपका फोटो है, हस्ताक्षर है, हस्तलिखित टेक्स्ट है, आप यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। इसका जो फॉर्मेट हो 220 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर भी आपकी वो फाइल है जो कि आपने इमेज लगा करके स्कैन कर करके उसको अपलोड स्कैन की है, वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो बस आपको ध्यान बेसिकली ये रखना है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर बताई है वो आप यहाँ पर एज पर दी जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसके अनुसार ही करें, जो कि आपके सामने ये परफॉर्मा है। फिर आपको यहाँ पर व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करोगे या फाइल अपलोड करोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको तीनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। सिग्नेचर सही दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और अगर ये भी आपका सही दिखाई दे रहा है आपको तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ध्यान ये रखना है बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इमेज फिट कर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना है, और यहाँ पर आपको इसमें जो टाइप करना है या फिर आपको बेसिकली हैंड से रिटर्न करना है तो यहाँ पर आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर नीचे आइए तो आप देखोगे जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची। तो यहाँ पर दोस्तों आप 8 या 10th की जो 12th की मार्कशीट है इनमें से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसको अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ये सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ये रैंडम जानकारी यहाँ पर अपलोड की है इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है, बट आपके यहाँ पर एग्जैक्ट आना चाहिए तभी आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए, या फिर यहाँ से थोड़ा स्मॉल करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके पास ये जानकारी सेव हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपने जहाँ से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था आपको फिर से वहीं पर आना है, यानी कि जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आपको नंबर मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो यहाँ पर भरना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है, और जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड डाल करके आपको सत्यापित करें आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी दी जा रही है जो कि आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से एक सेम जानकारी देखने को मिल पा रही है, तो आपको यहाँ पर कुछ और अन्य जानकारी भी देखनी होगी। जैसे कि 34 पॉइंट है आपका संवर्ग यानी कि क्लास, तो यहाँ पर आपको इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको चूज करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको देखने को मिल पा रहा है कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो क्या यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि, आपको यहाँ पर पहले तो हाँ ना में आंसर देना है कि है या फिर नहीं है। अगर है तो उसकी अवधि भी देनी होगी। क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, अगर किए गए तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर ना करना होगा। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा है, अगर है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। इसके बाद क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर ना करना होगा। ये करने के बाद आपको देखने को मिल पा रहा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो पोस्ट की प्रेफरेंस है वो आ जाएगी। यहाँ पर आपको दोनों पोस्ट के नाम देखने को मिल पा रहे हैं, साथ ही उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो यहाँ पर दी जा रही है। तो आपको पूछा गया कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर हो तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए, नहीं तो आप ना कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो उनके सामने हाँ कर दीजिए, नहीं तो आप जिस पोस्ट पर एलिजिबल नहीं हो उसके सामने नहीं कर दीजिए। ये करने के बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अथवा नहीं, अगर आप है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप नो करते हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, इसलिए हम यहाँ से हाँ कर देते हैं। फिर यहाँ पर है पंजीकरण क्रमांक, तो आपको पंजीकरण क्रमांक देना होगा और किस डेट में आप पंजीकरण हुए हो वो यहाँ पर आपको भरना है। तो ये यहाँ से हम इसको फिलअप कर देते हैं, और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा रोजगार पंजीयन जिले का नाम, किस जिले के अंदर पंजीयन हो उस जिले का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी पूछी जा रही है कि जो आपने पद पर अप्लाई किया क्या आप आपके पास वो सभी क्वालिफिकेशन है जो कि आपसे मांगी है, तो यहाँ पर आपको हाँ ना में आंसर करना है। फिर आपको जानकारी दी जा रही है कि परीक्षा शहर जहाँ से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी कि आप कौन सी सिटी को एग्जाम की प्रेफरेंस देना
चाहते हैं वो आपको चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में जो डिक्लेरेशन है उसके ऊपर टिक करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सबको एक बार चेक करना है और फिर नीचे आकर के आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक कर देना है। आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, बट अभी फीस पे नहीं हुई है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि भुगतान नहीं। आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहाँ से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फीस के लिए आगे बढ़ना है क्योंकि इसमें भी आपको फीस पे करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है और आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो, IMPS हो, UPI हो या फिर वॉलेट हो। तो जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं यहाँ से कर दीजिए। बस आपको फीस जमा करते समय ध्यान रखना है कि जब आपकी फीस एक बार अकाउंट से कट हो जाए और वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट न हो तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी या तो फीस अपडेट हो जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आप MP AEO ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।